हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स में वीडियो सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। सेकेंड पार्ट में आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपके 7 नंबर का क्वेश्चन आना है। ठीक है, 7 नंबर यहां से आने हैं तो ये महत्वपूर्ण है। इसमें 7 नंबर आपके पक्के हुए तो 7 नंबर पक्के 25 नंबर का पेपर होना है, तो 18 नंबर लाने हैं आपको आगे। तो इसमें से कुछ गलत हुआ तो कोई गुंजाइश नहीं, आपको अच्छे नंबर मिले। तो इस 7 नंबर के लिए आप प्रयास कर लीजिए। 2 वीडियो में हम बात करेंगे पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, और 90% गारंटी के 90% क्वेश्चन यहां से आएंगे। ऑब्जेक्टिव में जितने क्वेश्चन यहां पर दिए हैं ये ना सोचना यही क्वेश्चन होंगे, इस टाइप के और क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो उस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड सारी हम बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सारे क्वेश्चन आज हम लाइट में जितना क्वेश्चन आने वाला है, लाइट से जितना क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है, जो एग्जाम में नहीं भी आया लेकिन क्वेश्चन बन सकता है उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को देखते रहिए। पहला क्वेश्चन आपके पास है, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है। दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो जो दर्पण की फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की जो है आधी होती है। तो यहां पर देखो दो ऑप्शन, एफ इज इक्वल टू आर, तो नहीं सही होगा। 1/r, ये भी नहीं सही। 2f इज इक्वल टू आर, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। उधर हम अपान में भेजे हैं तो ये f इज इक्वल टू यहां से निकल के आ जाएगा r/2। तो ये ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन सही है, 2f इज इक्वल टू आर। 2f इज इक्वल टू आर। अब इस पे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं न्यूमेरिकल टाइप में। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अब फोकस दूरी दे दिए तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो आधी कर दो, 20 का आधा कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। सही है, ऑप्शन यानी आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर देखो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ये तो मिस्टेक हो गया। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, फोकस दूरी इसमें पूछा होगा, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या नहीं, यहां पे कर लेंगे वक्रता त्रिज्या हटा करके उसकी फोकस दूरी होगी। इसमें क्या पूछा है? फोकस दूरी। चलिए क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, फोकस दूरी। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या नहीं, यहाँ पर क्या होगा? फोकस दूरी। उसकी फोकस दूरी क्या होगी? उसकी फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी कितनी होगी? देखो फोकस दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या दी 20 सेंटीमीटर। नहीं, ये मिस्टेक हो रहा है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ दी 20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या बता रही है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। फोकस दूरी की क्या होती है? दोगुनी। तो ये ऑप्शन आपका नहीं सही होगा। ठीक है, यहाँ पे फोकस दूरी 20 से तो वक्रता त्रिज्या 40 हो जाएगी। ठीक, r इज इक्वल टू 2f, f इज इक्वल टू r/2, तो r इज इक्वल टू 2f। फोकस दूरी है 20, तो 20 दूना 40 सेंटीमीटर। ठीक, तो 40 सेंटीमीटर इसका सही ऑप्शन होगा, 40 सेंटीमीटर। एक ही और ध्यान रखेंगे, इसमें प्लस माइनस साइन दे सकता है। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है पॉजिटिव। फोकस दूरी कैसी होती है? प्लस में होती है। और जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या होती है माइनस में। तो ये माइनस में, तो इसका आंसर है माइनस में। कोई दिया वो तो माइनस कम लगाएंगे, नहीं माइनस प्लस दिया तो कोई बात नहीं। देखो वक्रता त्रिज्या 20 दी, फोकस दूरी आधी कर देना है। f इज इक्वल टू हमारे पास होता है r/2। ठीक है, r हमारे पास कितना है? 20 से 20 का आधा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो इसमें 10 सेंटीमीटर आपका सही ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पे आपका 10 माइनस दिया तो माइनस के साथ लगा देंगे। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी आधी कर देनी। ठीक है सुन, तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। बस इसमें ये अवतल दर्पण है तो निगेटिव लेना है, उत्तल है तो किसमें लेना? प्लस में। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या दोनों ही आपकी प्लस में होती है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही किसमें होती हैं? प्लस में होती है। तो फिर देखेंगे आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है?
आप ध्यान दो, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण हमारे पास इस तरह दर्पण बनेगा, समतल दर्पण ऐसे होगा कि समतल दर्पण में कहीं कर्व है ही नहीं, कहीं वक्रता है ही नहीं, कहीं से गोला इसका कंप्लीट ही नहीं होगा। जब इसका कहीं से गोला कंप्लीट नहीं होगा, आगे बढ़ाते रहो, कहीं तक बढ़ाते रहे, इसका कहीं से गोला बनना ही नहीं है। जब गोला इसका नहीं बनेगा तो इसका मतलब है इसको कहीं तक बढ़ाते जाएं, इसमें कोई वक्रता नहीं है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या, अनंत है। ठीक है, कंप्लीट ही नहीं होगा, बढ़ाते रहो, अनंत तक बढ़ाते रहो, तो अनंत मान के लेंगे, कहीं अनंत पे जाके गोला बनेगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, अनंत है। फोकस दूरी भी क्या होगी, अनंत होगी। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी, यहाँ पे फोकस दूरी बदल करके वक्रता त्रिज्या लिख देता तब भी यही ऑप्शन सही होता। वक्रता त्रिज्या भी अनंत होगी और फोकस दूरी भी क्या होगी, अनंत होती है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित आवर्धन होता है। चलिए आवर्धन पे बात करते हैं। वैसे आवर्धन होता क्या है, पहले तो ये समझ लो, आवर्धन। ठीक है, तो आवर्धन जो हमारे पास होता है, आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई। आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे किसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम आवर्धन बोलते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। इस चीज को पूरा डिटेल में थोड़ा समझिए। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को हम बोलते हैं आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को क्या बोलते हैं, आवर्धन। बात हो रही समतल दर्पण की। समतल दर्पण, तो ये समतल दर्पण में भी पूछ सकता है, उत्तल दर्पण के लिए भी पूछ सकता है, अवतल दर्पण के लिए भी पूछ सकता है, उत्तल लेंस के लिए भी बात हो सकती है, अवतल लेंस के लिए भी बात हो सकती है। ठीक है, तो सभी चीजों को क्लियर करेंगे यहां से कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन के लिए यहां से जो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, ऑप्शन में ये दे देंगे कि आवर्धन, ऑप्शन पे ध्यान दो कैसे ऑप्शंस रहेंगे। समतल दर्पण द्वारा निर्मित आवर्धन होता है एक, एक से कम, एक से अधिक, अनंत। तो एक होता है कि एक से कम होता है कि एक से अधिक होता है कि अनंत होता है। तो ऑप्शन आपके तीन में से, अनंत तो बात छोड़ो, या तो एक से अधिक होगा, या एक से कम होगा, या एक के बराबर होता है। यही ऑप्शन आपके सही होते हैं। ठीक है, तीन में से। तो हम देखते हैं सभी का क्या होता है। वास्तव में आवर्धन जो है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात है। तो जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई बराबर होती है। इसमें जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों क्या होती हैं, बराबर होती है। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई बराबर हो गई तो भाग करेंगे, इतना ऊपर उतने नीचे कट करके कितना आएगा, एक आएगा। तो इसका जो समतल दर्पण का आवर्धन होता है वो होता है हमेशा एक। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, एक। ऑप्शन में देंगे एक के बराबर, एक के बराबर। तो इसमें ऑप्शन सही होगा एक। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं समतल दर्पण के बाद बात करते हैं इसमें कि हमारे पास ये उत्तल दर्पण होता। कौन सा दर्पण होता, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में आपको पता होना चाहिए प्रतिबिंब कैसा कैसा बनता है। उत्तल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण हमारे पास रहेगा, ये उभरा हुआ होता है, ये हमारे पास उत्तल दर्पण है, अंदर पेंट या पॉलिश है। इसमें एक ही प्रतिबिंब बनता है हमेशा, और आभासी बनता दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु कहीं भी रख दीजिए, यदि ये ओ डैश ऑब्जेक्ट वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब जब बनाएंगे तो ये समांतर जाने वाली किरण इसके मुख्य फोकस से होकर जाएगी, इसका फोकस इधर होगा, तो ये यहां तो जा नहीं पाएगी, इसका परावर्तन हो जाएगा, तो ऐसे जाएगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरी को यहां से भेज देंगे, दूसरी प्रकाश किरण को इसके वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र इधर होगा, ये फोकस, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। डाट डाट इसको बढ़ाएंगे तो ये इसका प्रतिबिंब बनता है। इसका प्रतिबिंब बनेगा छोटा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा बनेगा, इसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। जब वस्तु से छोटा बनेगा तो प्रतिबिंब की लंबाई हो गई वस्तु से कम, और वस्तु की लंबाई है ज्यादा, तो ऊपर प्रतिबिंब की लंबाई कम रहेगी, ऊपर वाली वैल्यू जब ये कम होगी, नीचे की वैल्यू ज्यादा होगी। तो जब कम को ज्यादा से डिवाइड करेंगे तो एक से हमेशा क्या आएगा, कम।
तो उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है। 1 से क्या होता है? 1 से कम होता है। किसका आवर्धन? उत्तल दर्पण का आवर्धन। यदि यही बात हो अवतल दर्पण के लिए, यही बात हम करते हैं अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण के लिए समझिए, यदि यही चीज बात हो जाए किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। यहां से समझिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अवतल दर्पण हमारे पास इस प्रकार से होगा। अवतल दर्पण में इधर इसका होगा फोकस, इधर ही होगा वक्रता केंद्र। फोकस और वक्रता केंद्र। वस्तु इसमें कहां कहां रखते हैं? सबसे पहले वस्तु रखते हैं इंफिनिटी पे, अनंत पे। ये अनंत पे वस्तु रखी। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन की अनंत पे वस्तु रखेंगे। अब ध्यान दो, वस्तु अनंत पे रखी है, वो चाहे आपके पास समतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, यानी कोई भी हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, तो उसमें यदि वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा मुख्य फोकस पर बनता है। कहां पर बनेगा? मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यदि वस्तु अनंत पे है तो इसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा फोकस पर बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ये छोटा प्रतिबिंब होगा, यहाँ पे बहुत छोटा, छोटा नहीं, ये प्रतिबिंब बनेगा बहुत छोटा। बात सुनाई नंबर 1। यदि इसके बाद हम वस्तु को रखते हैं, ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में दूसरी पोजीशन। वस्तु कहां गई? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो इसका प्रतिबिंब आ जाता है, इसका जो प्रतिबिंब आएगा वो प्रतिबिंब आ जाता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। यहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा और ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन छोटा अभी भी रहता है, प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा। फिर वस्तु को हम पहुंचा देंगे। फिर हमारे पास वस्तु पहुंच गई वक्रता केंद्र पे। कहां पर गई? वक्रता केंद्र पे। तो इसका जो प्रतिबिंब आ जाएगा, इसका प्रतिबिंब आ जाता है वक्रता केंद्र पर ही, और ये बराबर हो जाता है। कैसा बनेगा? इस समय बराबर बनेगा। कहां पर बनेगा बराबर? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही होगी दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ऐसे वस्तु को आधा आधा बढ़ाते रहिए। फिर वस्तु आ गई वक्रता केंद्र फोकस के बीच में, प्रतिबिंब आधा इधर बढ़ गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच पहुंच गया और ये बड़ा प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, फिर फोकस पे पहुंचा दो वस्तु को। यदि वस्तु गई फोकस पे तो इसका प्रतिबिंब आ गया कहां पे? अनंत पर। कहां पर आ जाएगा? अनंत पे, और ये बहुत बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आई? फिर यदि वस्तु को पहुंचा दें फोकस और इसके जो है ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में जाएगी छठी पोजीशन, तो इसका प्रतिबिंब इधर ही बन जाएगा और बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा और ये प्रतिबिंब आभासी होगा और बड़ा होगा। आभासी व बड़ा। यहां से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं कि यहां से ध्यान दो कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। वस्तु कहां पर रखी? कह देंगे अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी है। वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो वक्रता केंद्र अनंत के बीच है, तो इसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। दूसरी पोजीशन, ये तीसरी, चौथी पोजीशन, पांचवी पोजीशन, ये छठी पोजीशन। ये प्रतिबिंब इमेज की बात करें, प्रतिबिंब से। तो वस्तु वक्रता केंद्र पे है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वस्तु के बराबर ही बराबर बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में यदि वस्तु है तो प्रतिबिंब उसका कहां? वक्रता केंद्र अनंत के बीच आ जाता है, चौथी पोजीशन। यदि वस्तु गई फोकस पे तो प्रतिबिंब कहां आ गया? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब फोकस पर, जब प्रतिबिंब वस्तु फोकस पे तो प्रतिबिंब कहां आया? अनंत पर। ऐसे बिंदुओं को कहते हैं संयुग्मी बिंदु। ऐसे बिंदुओं को क्या कहते हैं? संयुग्मी बिंदु। तो संयुग्मी बिंदु अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब ये सेम कंडीशन यदि लेंस के लिए हमारे पास हो तो लेंस में चीजें चेंज हो जाती हैं। जो चीज हो रही थी उत्तल दर्पण के साथ, वो घटना घटित होगी अवतल लेंस के साथ। किसके साथ घटित होगी? अवतल लेंस। जो काम यहां पर उत्तल दर्पण कर रहा था प्रतिबिंब बनाने में, वो काम कौन करेगा? अवतल लेंस करेगा। जो यहां अवतल दर्पण में काम हो रहा था वो काम यहां पर आकर के उत्तल लेंस में होगा। बात क्लियर हुई? अब हम बात कर रहे थे इसके आवर्धन की। तो आवर्धन अवतल दर्पण का क्या होता है?
हम बात करें कि इसका आवर्धन क्या होता है, तो जो अवतल दर्पण के साथ होगा वही उत्तल लेंस के साथ होगा आवर्धन में। प्रतिबिंब उसी तरह बनेंगे, यानी कि अवतल दर्पण में कुल टोटल 6 पोजीशन में प्रतिबिंब बन रहा है, बराबर भी बन रहा है, छोटा भी बन रहा है और बड़ा भी बन रहा है। तो आवर्धन 1 से कम भी होगा, 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर, 1 से कम, 1 से अधिक, यानी इसमें तीनों आपकी चीजें घटित होंगी, तीनों ऑप्शन आपके सही होंगे। नहीं, 1 के बराबर भी होगा, 1 से कम भी होगा, 1 से अधिक भी होगा। ये किसके लिए होगा? अवतल दर्पण के लिए। यही घटना होगी उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस में भी यही चीजें होती हैं। प्रतिबिंब आभासी भी बनता है, बड़ा बनेगा जब आभासी बनेगा, उसमें भी 6 पोजीशन आएंगी। छोटा भी बनेगा, बराबर भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा, आभासी बनेगा। तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों में ही प्रतिबिंब आभासी बनते हैं, लेकिन बड़े बनते हैं, ध्यान देना है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना आभासी बना, लेकिन छोटा बनता है। आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। ध्यान से सुनना हमारी बात को। जिसमें वस्तु को कहीं भी रखो, प्रतिबिंब एक ही बनना है। ये जैसे ध्रुव और फोकस के बीच ही बनेगा, और ये प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, लेकिन ये छोटा बनेगा, याद रखना। और इसमें कई सारी पोजीशन होती हैं इमेज की, उसमें प्रतिबिंब आभासी जब भी बनता है, ध्रुव और इसके फोकस के बीच ले गए तो ये आभासी तो बनता लेकिन बड़ा बनता है, आभासी बनता लेकिन बड़ा बनता है। जैसे हम कहते हैं एक वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बड़ा बन रहा है, वह दर्पण कौन सा है? तो आप कहेंगे अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण होगा? अवतल, क्यों? आभासी बड़ा उसी में बन सकता है। एक प्रतिबिंब आभासी छोटा बन रहा दर्पण के द्वारा, वो दर्पण कौन सा होगा? वो दर्पण कौन सा होगा? वो दर्पण आपके पास आभासी छोटा बन रहा है तो वो उत्तल दर्पण होगा। अच्छा, उत्तल दर्पण के अलावा लेंस कौन सा होगा? बोलेंगे अवतल लेंस हो सकता है। उत्तल दर्पण होगा तो अवतल लेंस होगा। ठीक है, चीजें क्लियर हुई कि आवर्धन क्या होगा? आवर्धन यहाँ पे उत्तल दर्पण क्या गया? 1 से कम होता है हमेशा, अवतल लेंस का वही वो 1 से कम होता है, अवतल दर्पण का 1 से अधिक, 1 के बराबर, 1 से कम, सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां से जो भी क्वेश्चन बनेगा इसी तरह से आप कर सकते हो। कहां पर क्या वस्तु रखी है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, एक क्वेश्चन यहां से आएगा। उत्तल लेंस, अवतल लेंस की भी हम बात कर दें कि उत्तल लेंस में क्या चीजें होंगी, अवतल लेंस में क्या होंगी। थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लो इसका भी, क्योंकि ये हमारे पास ये अवतल लेंस है। जो हम बताए थे जो घटना उत्तल दर्पण के साथ होगी वही घटना अवतल लेंस के साथ होगी। अवतल लेंस में ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, इसके सामने इसमें 2 फोकस होते हैं, द्वितीय और प्रथम। इसका जो प्रथम फोकस होता है, ठीक है, प्रथम फोकस इस साइड में होता है एफ डैश, इधर होता है मुख्य फोकस एफ। यदि कोई प्रकाश किरण इसमें वस्तु कहीं रख दी है, इसके सामने ओ डैश वस्तु रखी है, एक प्रतिबिंब प्रकाश किरण भेजे मुख्य के समांतर, तो ये हमेशा मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होगी, ये प्रकाश किरण निकल जाएगी। ठीक है, दूसरे को इसके प्रकाशिक केंद्र से भेज दें तो प्रकाशिक केंद्र वाली सीधी बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया, तो जो ये प्रतिबिंब बना आई आई डैश, ये प्रतिबिंब आभासी बनेगा, आभासी है, सीधा है, वस्तु से क्या है, वस्तु से छोटा। बात समझ आई? इसमें एक ही प्रतिबिंब बनना है, आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और जो इसमें आभासी प्रतिबिंब दर्पण में दर्पण के पीछे बनते थे, इसमें आभासी वाले लेंस के सामने बनेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। देखो यही घटना उत्तल लेंस के साथ हो जाए, उत्तल लेंस में 2 फोकस, लेकिन इसका मुख्य फोकस इधर होता है एफ, एफ डैश इधर होगा प्रथम फोकस, इसका प्रकाशिक केंद्र इधर, ये 2f डैश, ये 2f, 2f का मतलब समझिए, इसमें जितनी यहां से प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी है उतनी दूरी आगे 2f तक की है। यानी कह सकते हो कि 2f जो दूरी वो फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी है। फोकस दूरी की कितनी दूरी है? 2 गुनी दूरी। यानी प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, फोकस तक की, मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी। तो उसी का जस्ट डबल ये वाली जो दूरी है ये 2f है, फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी। इसमें उसी तरह देखिए, सबसे पहले वस्तु को रखना है अनंत पे। वस्तु को कहां पे रखेंगे?
अनंत पे रखते हैं। वस्तु को जब हम अनंत पर रखते हैं, वस्तु को सबसे पहले अनंत पे रखेंगे। अनंत पे रखने पर, अनंत पे हमने पहले बता दिया कि यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? मुख्य फोकस पर। कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो तो इसका फोकस, मुख्य फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा। ये पहली पोजीशन। जब वस्तु अनंत पे तो इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बना, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से क्या होगा? छोटा बनेगा। फिर 2f डैश और अनंत के बीच लाते हैं, ठीक है। इधर कर दो, ये अनंत है, ठीक है। इधर ये अनंत, यहां पर अनंत हो गया, ये अनंत फर्स्ट पोजीशन। फिर अनंत और 2f डैश के बीच में लाएंगे दूसरी पोजीशन, तो इसका प्रतिबिंब बढ़ जाएगा। इससे रहेगा छोटा ही, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये प्रतिबिंब आ गया दूसरी पोजीशन में f और 2f के बीच में। फिर 2f डैश पे लाए, जब प्रतिबिंब को वस्तु को 2f डैश पे लाओगे तो प्रतिबिंब 2f पर बन जाएगा, और 2f पर बनेगा तो बराबर बनेगा, ठीक है, वस्तु के बराबर ही आ जाएगा। फिर 2f डैश f डैश के बीच पहुंचा दो वस्तु को, 2f डैश और f डैश के बीच जब वस्तु गई तो प्रतिबिंब 2f और इधर हमारे पास अनंत के बीच आएगा और बड़ा बन जाएगा। f डैश पर वस्तु जाएगी तो प्रतिबिंब इसका चला जाएगा अनंत पर। कहां चला जाएगा? अनंत पर। बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। फिर f डैश और प्रकाश के केंद्र के बीच ले जाओ तो प्रतिबिंब इसका इधर ही आ जाएगा और थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है। ये छठवीं पोजीशन। प्रतिबिंब लेंस के सामने आ जाएगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा। इसमें क्वेश्चन कहते होंगे, कहेंगे एक उत्तल लेंस में वस्तु f डैश 2f डैश के बीच रखिए, प्रथम फोकस और फोकस दूरी की दोगुनी दूरी के बीच में है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2f डैश, जब 2f डैश पे होती है तो 2f पे बनता है, 2f डैश के उधर बढ़ गए तो प्रतिबिंब आधा उधर बढ़ गया, यानी प्रतिबिंब कहां पर पहुंच जाएगा? 2f और अनंत के बीच में, ठीक है। क्लियर हुई बात है? तो यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम फिर से उन्हीं क्वेश्चनों पर चलते हैं जो आपके क्वेश्चन चल रहे थे। क्वेश्चन में हम यहां तक पहुंचे थे कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित आवर्धन होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई बराबर होती है। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, याद रखेंगे, आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी सीधा वस्तु के बराबर होता है। आभासी सीधा वस्तु के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहां पर आवर्धन होगा 1। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही बनता है। कितनी दूरी पर, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही बनेगा। यानी कहीं भी खड़े हो जाओ, तो हमने बताया था उत्तल दर्पण में कहीं भी खड़े हो जाओ, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? हमेशा सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो दर्पण में हो सकता, उत्तल में जो चीज उत्तल दर्पण के साथ होगी वो लेंस में किसके साथ होगी? अवतल लेंस के साथ। तो समतल, तो इसमें किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही बनेगा। तो इसमें ऑप्शन ये होता कि उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल लेंस, इनमें कहीं भी खड़े हो प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही बनेगा। क्या ये कोई ऑप्शन है इसमें? केवल समतल, केवल समतल, केवल अवतल। अच्छा, दर्पण की बात कर रहा है, लेंस की तो बात ही नहीं कर रहा है। तो समतल दर्पण में भी होता है, तो समतल दर्पण के साथ हो सकता है। समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में बनेगा, अवतल लेंस में बनेगा। तो आपके दर्पण की बात किया, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, समतल तथा उत्तल। हाँ, समतल दर्पण होगा और उत्तल दर्पण, दोनों के साथ ये चीजें हो सकती हैं। ये ऑप्शन आपका सही है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभवता है, वो दर्पण और लेंस क्या हो सकते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण और पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस में आ रही 15 सेंटीमीटर। अब समझो, फोकस दूरी जो होती है माइनस में, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों, उत्तल जिसके साथ लगा होगा उसकी फोकस दूरी माइनस में होती, वो चाहे उत्तल दर्पण हो
और चाहे तो लेंस हो, उत्तल दर्पण या लेंस, उत्तल दर्पण या क्या हो जाएगा, लेंस। तो उत्तल दर्पण या लेंस दोनों उत्तल, उत्तल दर्पण या लेंस हो सकते हैं, दोनों उत्तल होंगे, यह ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती तो अपवर्तक कोण होगा, अपवर्तन कोण कितना होगा ये बताना इसमें। हाँ क्वेश्चन देखो, कह रहे कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तक कोण कितना होगा, अपवर्तन कोण यानी आर बताना कितना होगा। देखो सीमा पृष्ठ पर ऐसे ये प्रकाश किरण है, ये सीमा पर, इस पे लंबवत प्रकाश किरण कोई आ रही है तो इस पे जो नॉर्मल अभिलंब होगा वो भी यही होगा, और जब अभिलंब पे ही प्रकाश किरण आएगी तो कोई विचलन नहीं होगा, सीधी निकल जाएगी, क्योंकि अभिलंब से ही इधर उधर मुड़ती थी प्रकाश किरण। तो यहाँ पे जो अपवर्तन कोण होगा वो 0 डिग्री का होगा, ठीक है, जीरो, कोई ऑप्शन है, हाँ ठीक है 0 डिग्री। दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, चलिए इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, प्रकाश की चाल कहां पर न्यूनतम होती है, तो प्रकाश की चाल न्यूनतम कहां पर होगी, तो देखो न्यूनतम वही होगी जहां पे माध्यम सघन मिलेगा, तो न्यूनतम चाल न्यूनतम, यहां पर यही बात कर सकते हैं, ये चाल न्यूनतम है, चाल न्यूनतम या अपवर्तनांक कहां अधिकतम होता है, जहां अपवर्तनांक अधिकतम होगा वहां पर चाल न्यूनतम हो जाएगी, या अपवर्तनांक अधिकतम होता है, ये चीज जोड़ सकते हैं कि अपवर्तनांक कहां पर अधिकतम होता है। तो प्रकाश की चाल न्यूनतम कहां होगी, तो जहां अपवर्तनांक अधिकतम होगा, अपवर्तनांक अधिकतम कहां होगा, जो जितने माध्यम सघन होगा, इसमें माध्यम के कण बहुत पास पास होंगे, जल में, कांच में, केरोसिन में, तो जल कांच दोनों ही द्रव है, केरोसिन तेल मिट्टी का तेल जो होता है, केरोसिन तेल है, जल है, ये दोनों द्रव है, तो ये तो ठोस हो नहीं सकते ज्यादा। कांच और हीरे में देखना है, कांच भी ठोस है, ठीक है, और हीरा भी ठोस है, लेकिन सबसे जो ठोस है वो हीरा है, तो हीरे में चाल सबसे कम हो जाएगी, अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाएगा। अब यही कि यही क्वेश्चन हो, इसमें बदल भी सकते हैं, जल किसी को हटा के मान लो हीरा को हटा दे, फिर जल, कांच, केरोसिन तेल, तारपीन तेल, ऐसे करके ऑप्शन दे देते तो कांच सही हो जाता आपका ऑप्शन, ठीक है। तो हीरा, ये नहीं कि आप हीरा को रट्टी ले और हीरा ही सही होगा हमेशा, ऐसा नहीं है, हीरा हीरा नहीं रहेगा, है ना, जब हीरा हीरा नहीं रहेगा तो कुछ और बनेगा वहां पे, कौन किसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। चलिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, अब कांच के लिए ही पूछ लिया कि कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिकतम होता है, रंग कौन सा है। चलिए इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है, कितने तरीकों से बनेगा हम बात करेंगे, इसमें क्या क्या और पूछ सकते हैं, लाल रंग, पीला रंग, बैंगनी रंग, हरा रंग। जब प्रिज्म से हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये 7 प्रकार का हमको रंग दिखाई देता है स्पेक्ट्रम विविग्योर के क्रम में। कौन सा क्रम होता है, विविग्योर, ठीक है, विविग्योर में बैंगनी ये आपका, ठीक है। चलिए बैंगनी रंग ये होता है, इंडिगो ये आसमानी होता है, नीला होता है, ग्रीन होता है, सबसे ऊपर लाल रंग होता है, सबसे ऊपर कौन सा होता है, लाल रंग। अब इसमें हम बात करते हैं, जो बैंगनी रंग होता है, बैंगनी रंग की सबसे ज्यादा चाल जो होती है, चाल किस रंग की सबसे अधिकतम होगी, तो समझो चाल, तरंगदैर्घ्य सारी एक ही चीजें हैं, तो अपवर्तनांक किसका अधिकतम होता है, अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है बैंगनी का, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका अधिक होता है, बैंगनी का अपवर्तनांक अधिकतम, फिर आगे कम होता रहेगा, सबसे कम किसका होगा, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम, अपवर्तनांक कम, यानी इसका अपवर्तनांक कम है, तो बोलो माध्यम जब ये जाएगा तो इसके लिए माध्यम जो होगा वो सघन की तरह काम करेगा कि विरल की तरह काम करेगा, अपवर्तनांक कम तो विरल की तरह काम करेगा, विरल मिलेगा। या लाल रंग के लिए विरल हो, इसमें चाल क्या होगी, लाल रंग के लिए हम सारी चीजें बात कर रहे हैं, लाल रंग के लिए ही सारी चीजों की हम बात करेंगे, तो लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कम है तो चाल क्या होगी, चाल अधिकतम होगी, चाल क्या होगी, अधिकतम। ये चाल अधिकतम है तो ये रंग दूर से ही आपको दिख जाएगा, तो इसकी तरंगदैर्घ्य भी अधिकतम होगी,
तरंगदैर्घ्य क्या होगी, अधिकतम होगी। तरंगदैर्घ्य क्या होगी, अधिकतम। तो जो चीज लाल रंग की अधिकतम, जो चीज इसकी कम है वो बैंगनी रंग की अधिक होगी, अपवर्तनांक बैंगनी रंग का अधिकतम होगा। चाल यदि लाल रंग की अधिकतम है तो बैंगनी रंग की चाल सबसे कम होगी। तरंगदैर्घ्य लाल रंग की अधिकतम है तो बैंगनी रंग की सबसे कम होगी। नीचे की ओर जाने पर वो चीजें घटती रहेंगी। इसमें ऑप्शन जैसे दिया लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है तो अधिकतम बैंगनी रंग के लिए होता है। अब मान लो इसमें बैंगनी रंग हटा दे, ऑप्शन में बैंगनी ना रखें, ऑप्शन में बैंगनी नहीं है, लाल रंग है, पीला रंग है, हरा रंग है और इसमें हम जोड़ दिए नीला, नीला रंग जोड़ दिए। मान लो ऑप्शन दे दिए, इसको हटा के यहाँ पे नीला रंग आ जाता, तो आप कौन सा ऑप्शन इसमें सही करते? ठीक है, नीला रंग दे दिया मान लो, तो नीला रंग देखो अब यहाँ पे बैंगनी को हटा दिया, तो हमको ये देखना है कि बैंगनी के बाद अपवर्तनांक बैंगनी का, बैंगनी के बाद किसका नंबर आएगा, आसमानी का। आसमानी के बाद ये ब्लू वाला, नीला वाला आ जाएगा, तो नीला रंग आ रहा तो नीले वाला सही हो जाएगा। अच्छा, नीला ना दे करके पीला रंग इसमें दिया है, लाल रंग दिया, लाल नहीं दिया था, मान लो ये लाल रंग दे देते, नीला भी ना रहे, नीला को मिटा दिए, लाल रंग दे दिए, यदि यहाँ पे लाल रंग हो जाए, अब कौन सा ऑप्शन सही होगा? उसमें तो बैंगनी का सबसे अधिक होता है, बात से बैंगनी का सबसे अधिक, बैंगनी नहीं देंगे, उसमें कंपेयर करने के लिए पूछेंगे किस रंग की कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस रंग के लिए होगा, जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम हमारे पास है, बैंगनी को हटा दिए, नीला हटा दिए, लाल आ रहा है। अच्छा, लाल रंग तो यहाँ पर है, सॉरी लाल है, लाल है, पीला है, हरा है। अच्छा, हम कर लेते हैं नारंगी, लाल को हटा के यहाँ पे ऑप्शन हो जाए नारंगी। नारंगी, अब आपको बताना नारंगी रंग हो गया, तो नारंगी रंग यहां पर आता है, तो नारंगी की तो कम ही होगी। इसमें जो ऑप्शन आपका हो जाएगा, आसमानी भी नहीं है, नीला भी नहीं है, ग्रीन, हरा इसके बाद आता है, हरे की अधिकतम होगी, तो हरा रंग यहाँ पर सही हो जाएगा आपको। बात सुनाइए, तो ऐसे करके कुछ भी देखिए, क्रम आपको याद रखना है बिब्ग्योर का, बिब्ग्योर के सीरियल में याद रखेंगे अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है। तो एक चार्ट पे यहाँ ध्यान दो, हम कई चीजों की यहाँ पर बात करने वाले हैं, एक चार्ट पे हम ध्यान देंगे कि किन किन चीजों की क्या क्या अधिकतम होते हैं। ठीक है, रंग दो ही हमारे पास, तो लाल की, बाकी बिब्ग्योर को याद रखना, लाल और बैंगनी इन्हीं में कंपेयर करना है, बाकी उसी क्रम में चलना। ठीक है, बिब्ग्योर वाले क्रम में लाल रंग, लाल बैंगनी रंग किसके लिए अधिकतम होता है, किसके लिए न्यूनतम। घटना यहाँ पर हम लिख देते हैं, घटना में जैसे हमने बात करी अपवर्तनांक की, अपवर्तनांक किस रंग का अधिकतम होता है, अपवर्तनांक के बाद चाल, तरंगदैर्घ्य, परिकीर्णन, विचलन, क्रांतिक कोण, ठीक है, इतनी जो हम बात कर लेते हैं, इतने वैसे आपके सिलेबस में इतने पूछेंगे। अपवर्तनांक किस रंग का अधिकतम होता है, तो अपवर्तनांक बैंगनी रंग का अधिकतम होता है, बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक रहेगा वो अधिकतम होता है, तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिकतम, तो इसका क्या हो जाएगा, लाल रंग का न्यूनतम। ठीक है, चाल, तो जिसका अपवर्तनांक जहां कम है वहीं चाल ज्यादा हो जाएगी, तो चाल किसकी अधिक, लाल की, लाल रंग की अधिकतम होगी चाल। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगी, न्यूनतम। तरंगदैर्घ्य, जिसकी चाल अधिकतम उसी की तरंगदैर्घ्य अधिकतम, तो इसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी, बैंगनी की न्यूनतम होगी। परिकीर्णन, सबसे ज्यादा रंग जो फैलता है वो बैंगनी ही फैलता है, तो इसका परिकीर्णन अधिकतम होता है। परिकीर्णन फैलता कौन प्रकाश ज्यादा सबसे, और लाल रंग का क्या होता है, न्यूनतम होता है परिकीर्णन। तरंगदैर्घ्य अधिकतम और परिकीर्णन न्यूनतम होने के कारण ये लाल रंग बहुत दूर से दिखाई देता है, इसे सिग्नल लाल बनाते हैं। सूर्योदय के समय, सुबह के समय जो सूर्य निकलता है वो भी लाल होता है, यही कारण होता है, परिकीर्णन के कारण ही लाल होता है।
और वायुमंडल में परिकिरण होता है। जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसी में क्वेश्चन देंगे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला होता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों होता है, परिकिरण के कारण। किसके कारण, परिकिरण के कारण। किसके कारण होगा, परिकिरण के कारण, परिकिरण के कारण। अंतरिक्ष से इसी को देखा जाए, आकाश के रंग को कहां से देखते हैं, अंतरिक्ष से देखते हैं। यदि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा, अंतरिक्ष यात्री या अंतरिक्ष से देखने पर अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, काला। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अंतरिक्ष में क्या है, वायुमंडल नहीं, वायुमंडल नहीं तो वायु के कण नहीं है। परिकिरण के लिए वायुमंडल नहीं है, परिकिरण के लिए जरूरी होता है वायु कणों का होना, वायुमंडल का होना। जब वहां वायुमंडल है नहीं तो वहां से अंतरिक्ष से देखेंगे तो आकाश कैसा दिखाई देगा, काला। और वैसे आकाश का रंग यहाँ पर जो वायुमंडल जहां होगा, यहाँ पृथ्वी के वायुमंडल से देखेंगे तो आपको नीला दिखाई देगा। किस कारण दिखाई देगा, परिकिरण के कारण। परिकिरण सबसे अधिक किसका होता है, बैंगनी रंग का, उसके बाद नीला रंग आता है। नीले रंग की तीव्रता अधिक होने के कारण आपको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। विचलन की बात करें तो विचलन आपको जैसे प्रिज्म से गुजारते हैं, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सबसे नीचे जो प्रकाश मिलता है आपको, ठीक है, सबसे नीचे और सबसे ऊपर आपको मिलता है लाल वाला और सबसे नीचे मिलता है बैंगनी वाला। तो बैंगनी का जो होता है विचलन सबसे अधिक, सबसे ज्यादा होता है बैंगनी रंग। तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। विचलन सबसे अधिक किसका होगा, बैंगनी रंग का। इसका अधिकतम होता है और इसका क्या होगा, न्यूनतम। अधिकतम और विचलन इसका क्या होगा, न्यूनतम। ठीक है, इसका न्यूनतम होता है। क्रांतिक कोण किस रंग का अधिकतम होगा। अब बात समझो, क्रांतिक कोण के लिए n बराबर फॉर्मूला होता था 1/sin t। t क्रांतिक कोण है, तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है उसका क्रांतिक कोण कम होगा। वो अपवर्तनांक किस रंग का अधिकतम है, बैंगनी का, तो इसका क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। क्रांतिक कोण क्या होगा, न्यूनतम, और इसका क्या हो जाएगा, अधिकतम। तो इस चार्ट को अच्छे से रट लें, यहां से कोई क्वेश्चन आएगा तो किस रंग का अधिकतम किस रंग का कम होता है, तो अपवर्तनांक, चाल, तरंगदैर्घ्य, प्रकीर्णन, विचलन, क्रांतिक कोण, इनको अच्छी प्रकार से बिल्कुल रट डालें। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और बचते हैं, देख लेते हैं। इस तरह के आने वाले सारे क्वेश्चन का हमने जिक्र कर दिया। स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु कहां पर होता है, स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु। आप समझो दूर बिंदु होता क्या है, तो दूर बिंदु हमारे पास होता है जहां तक स्वस्थ नेत्र से व्यक्ति को जहां तक कोई स्पष्ट देख सकता है उस दूरी को, अधिकतम दूरी को स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। तो दूर देखना हो हमको, दूर जितनी दूरी तक कोई अवरोध नहीं आएगा उतनी दूरी तक हम स्पष्ट देख सकते हैं। तो इसके लिए स्वस्थ नेत्र का जो दूर बिंदु होगा हम कहां पर मानेंगे, अनंत पर। कहां पर होगा, अनंत पर, अनंत तक देख सकते हैं। स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु कहां होता है, हाँ निकट के लिए समझिए, निकट में हम बहुत ज्यादा दूरी तक नहीं देख सकते हैं। वो जो स्वस्थ नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी दी गई है, न्यूनतम दूरी जो सभी के लिए होती है स्वस्थ नेत्र के लिए एक वयस्क पुरुष में, वो होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर के इस पार हम नहीं देख पाते। ठीक है, कितने सेंटीमीटर होती है, 25। इसमें देखो 25 मीटर है, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 नहीं होगा, 2.5 मीटर। यदि यही ऑप्शन 0.25 मीटर दे देता तो बात वही है, इसको बदलोगे 25 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे 25 सेंटीमीटर है, सभी मीटर में होंगे, मीटर में 0.25 मीटर आएगा, वो ऑप्शन सही होगा। तो निकट बिंदु कहां होता है, 25 सेंटीमीटर पे। ऐसा मत सोचिएगा 25 सेंटीमीटर इस पार नहीं, आपके पास कोई चीज लाओ और जहां तक आप स्पष्ट पढ़ पाओ बुक को, वही दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो इस निकट बिंदु को हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। इस दूरी को स्पष्ट, जहां तक हम स्पष्ट देख सकते हैं न्यूनतम दूरी तक, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछ लेंगे कितनी होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। अब पूछ लेंगे इसी में कि नेत्र का, स्वस्थ नेत्र का दृष्टि विस्तार कितना होता है। स्वस्थ नेत्र का क्या पूछेंगे, दृष्टि विस्तार कितना होता है। तो दृष्टि विस्तार होता है 25 सेंटीमीटर तक, बहुत पास देखेगा 25 सेंटीमीटर तक और अनंत तक। तो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक दृष्टि विस्तार होता है। 25 सेंटीमीटर से कहां तक होता है, अनंत तक होता है। ठीक है, तो निकट बिंदु हमारे पास कहां पर होगा, 25 सेंटीमीटर पर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी, 25 सेंटीमीटर पर।
स्वस्थ नेत्र से किस हम न्यूनतम दूरी तक देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर तक, अधिकतम किस दूरी तक देख सकते हैं अनंत तक। तो दृष्टि विस्तार कितना हुआ 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करते हैं? दर्पण का बिल्कुल नहीं करते हैं। चश्मा लगाते हैं तो उसमें लेंस लगता है, दर्पण नहीं लगता। दर्पण में एक तरफ कलाई या पेंट हो जाता है, पेंट हो जाएगा तो हम देखेंगे क्या? तो पेंट, तो पहली बात तो उसमें दर्पण का यूज नहीं होता है, दर्पण का यूज नहीं होगा। किसका होगा? लेंस का। दर्पण को बिल्कुल न टिक करिएगा दृष्टि दोष में, ठीक है, लेंस होगा। अब दूर में है तो निकट है तो निकट में लगता है अवतल लेंस, ठीक है। दूर दृष्टि दोष होता, दूर में याद रखिएगा, उससे दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगेगा? दूर दृष्टि दोष में हमारे पास लगता है, दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है? उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में कौन सा लगेगा? उत्तल लेंस। तो इतने हमारे ये क्वेश्चन थे। अब आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम इसमें से क्वेश्चन तो आपने देखिएगा कितने क्वेश्चन हुए, लेकिन हमने जो डिटेल दिया है वहां से क्वेश्चन आपका लगभग 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन आएगा कोई छूटेगा नहीं, इसमें से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक आध न्यूमेरिकल के जो पार्ट रहेंगे, न्यूमेरिकल वाले हम करवा देंगे। जैसे इसमें न्यूमेरिकल का पार्ट आ जाएगा, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या का था, कहीं पर दे देंगे अपूर्णांक से संबंधित, तो अपूर्णांक के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चन करवा देंगे। थोड़े बहुत जो है न्यूमेरिकल पार्ट होगा तो उसी में कवर हो जाएगा। और इसमें नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा पूरे इलेक्ट्रिसिटी का, पूरी वैद्युत जो आपका रहेगा, वैद्युत से, पूरे इलेक्ट्रिसिटी से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला, जिस टाइप का आने वाला, उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, पूरी वीडियो को आराम से देखिए।